अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडीज पोर्टल A1। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जिसका कोर्स कोड है MGT211। हमने दो लेसन हमको डिस्कस किया। आज हम लेसन नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इसको डिस्कस करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो उससे ये समझना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ऐसी जगह जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कॉमन पर्पज के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, मसाजिद, ट्रस्ट्स, ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। अब हम इस लेसन के अंदर स्पेसिफिकली बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं। देखें जी, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं कि जहाँ पे लोग कारोबार की एक्टिविटीज करने के लिए, बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे होते हैं कॉमन पर्पज के लिए। उनका पर्पज क्या होता है? बिजनेस का मेन पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना, मुनाफा कमाना। Any legal activity which is done for the purpose of earning profit is called business। ठीक है, हम इसको, जब हम इसका स्कोप देखते हैं तो हम इसको 6 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, अच्छा इसको सोल ऑनरशिप भी बोलते हैं, सोल ट्रेडरशिप भी बोलते हैं। एक ही चीज के 3 नाम है। सेकंड वन है जी पार्टनरशिप, शराकतदारी का बिजनेस क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा कारोबार होता है जिसके अंदर अकेला एक बंदा ऑनर होता है, वो इसको लीड कर रहा होता है, तमाम तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अपने ऊपर होती है, प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार वो खुद ही होता है। और ऐसा बिजनेस जिसके अंदर वो एक ही शख्स कैपिटल इन्वेस्ट करता है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। सो प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। इन दिस बिजनेस one man invest his capital himself. He is all in all in doing his business. He enjoys the whole of the profit. The features of the sole proprietorship, इसके कोई फीचर्स हैं जी। इसको बनाना आसान होता है, एस्टैब्लिशमेंट आसान होती है, कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है जी जो हमारे गली महल्लों के अंदर जो छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, जिस तरीके से परचून फरोश की शॉप्स हो गई, ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, ये एक एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटरशिप के कारोबार। इसकी कोई खसूसियात होती हैं जी, इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, खसूसियात ये होती हैं कि इजीली फॉर्मेशन, बनाने इसको आसान होता है, एस्टैब्लिश करना आसान होता है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, कोई भी शख्स किसी भी वक्त ये इस तरह का बिजनेस करना चाहे तो वो कर सकता है। हाँ, इसके अंदर एक चीज है कि अगर कोई बंदा जो है ये मेडिकल के शोबे से वाबस्ता, अगर कोई बंदा मेडिकल स्टोर बनाता है तो उसको फिर लाइसेंस देने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई बंदा फूड का काम करता है तो उसको फूड अथॉरिटी से जो है वो परमिशन देने की जरूरत पड़ेगी और अपनी उस चीज को, उनके फूड्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक उसको इंश्योर करवाने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल वैसे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी होती है वो लामहदूद होती है, बिकॉज सारे काम उसने खुद नहीं करने होते हैं। ऑनरशिप उसके अकेले बंदे के पास होती है, प्रॉफिट वो खुद ही जिम्मेदार होता है। मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेज करने के वजह से जितने अफेयर्स होते हैं वो खुद जिम्मेदार होता है। इजीली रेजोल्यूशन, इसका खात्मा करना भी आसान होता है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे अपने कारोबार को खत्म कर सकता है। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप याद रखें, पार्टनरशिप बनती है एक्ट 1932 की पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक। ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री लॉ वेरी भी कर सकता है। पाकिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है तो 1932 के एक्ट के तहत ये वजूद में आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर ये होता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन two persons who have agreed to share the profit or business carried by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं, मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये पार्टनरशिप है। ठीक है, इस तरह का जो बिजनेस होता है जिसके अंदर एक शख्स, ठीक है, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इस तरह के बिजनेस के अंदर ये होता है कि तमाम के तमाम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अब लेट से एक बिजनेस है जिसके अंदर 5 लोग हैं तो 5 एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, या एक शख्स सबके बिहाफ में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब लेट से 5 लोग हैं, 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स हैं, ठीक है, एक बंदा ऐसा है जिसके पास सरमाया है, तो वो बंदा सरमाया दे देगा और बाकी क्या करेंगे, स्किल्स लगाएंगे। उस तरह के बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप वजूद में आ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, इसके बाद पार्टनरशिप मींस अ लॉफुल बिजनेस ओन 2 or more persons, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो। देखिए, ये होता है कि जो पार्टनरशिप होती है इसके अंदर जो प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशो होती है। फॉर एग्जांपल कि 5 या 6 लोगों के दरमियान में पार्टनरशिप हुई है, तो जो पार्टनरशिप होती है तो उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एग्रीमेंट के अंदर ये तमाम तरह रेशो डिफाइन होती है कि आपको जो है ये 2:1 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, आपको 3:1 के हिसाब से मिलेगा, आपको 1:1 के हिसाब से मिलेगा प्रॉफिट। तो ये चीज पहले से डिसाइड होती है, ठीक है, ताकि अगर फ्यूचर के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है ताकि उस पार्टनरशिप डीड की, उस एग्रीमेंट की रोशनी के अंदर तमाम मसाइल को हल किया जा सके। इसके अंदर ये होता है
कि हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। स्मॉल और मीडियम स्केल के जो बिजनेसेस होते हैं वो इस तरह का कारोबार उनके लिए सूटेबल होता है। अच्छा, इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं? लीगल एंटिटी, इसकी जो दगाना कानूनी हैसियत होती है, ज़ाहिर बात है ये लॉ के तहत वजूद में आ रही है। प्रॉफिट लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीड रेशो से होगी, इसी तरह अगर लॉस हो जाता है तो वो भी सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ट्रांसफर ऑफ राइट, इसके हकूक एक पार्टनर किसी तीसरे शख्स को ट्रांसफर कर सकता है। मैनेजमेंट होती है, तमाम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो अगर तो बैंकिंग का बिजनेस है तो उसके अंदर 10 होंगे, ठीक है। तो ये फिर केस टू केस वेरी करते हैं, ये इंशाल्लाह हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड यूजुअली फॉर द परस्यूट ऑफ सम कमर्शियल पर्पसेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो कि एक लॉ के तहत वजूद में आती है, ठीक है। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसकी एक जो दगाना कानूनी हैसियत होती है और ये पाकिस्तान के अंदर ऑर्डिनेंस 1984 के तहत वजूद में आती है। और इस कंपनी की कहता है इट कैन स्यू एंड स्यूड इन इट्स नेम, उसके खिलाफ केस भी किया जा सकता है। और अगर वो चाहे किसी शख्स के खिलाफ केस करना, किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ, तो ये केस दायर कर सकती है इसकी, क्योंकि जो दगाना कानूनी हैसियत होती है। In the joint stock company, the work of the organization begins before its incorporation by promoters and it continues after incorporation। देखें यहाँ पे 3 तरह की पार्टीज होती हैं। एक होते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स जो होते हैं ऐसी पार्टीज होती हैं कि जब कंपनी स्टैब्लिश हो रही होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के स्टेज के ऊपर होती है, तो ये लोग जो कि प्रमोट करते हैं कंपनीज को बनाने के हवाले से। एक और शख्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर जो होते हैं वो उसको रन करते हैं, इनके अफेयर्स को, बिजनेस अफेयर्स को। और होते हैं शेयर होल्डर जो कि इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, वो कंपनी की शेयर परचेस करते हैं। और लॉ के मुताबिक ये है कि जो कोई भी शेयर्स कंपनी का कोई भी अगर एक शेयर परचेस करता है तो वो लॉ के तहत उसका शेयर होल्डर बन जाता है, राइट। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी के जनाब ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी क्रिएशन ऑफ लॉ कानून के वजूद में आती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, जो दगाना कानूनी हैसियत होती है। इनकी जो लायबिलिटी होती है, जितने के मेंबर्स होते हैं, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। ये एक फर्क है सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की, ये अनलिमिटेड होती है, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो मेंबर्स की जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इसकी जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन कानून ने नहीं लगाई कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। कॉमन सील जनाब, इनकी एक मुश्तरका मोहर होती है, किसी शख्स के साइन नहीं होते। जहाँ पे साइन करने की हाजत होती है वहाँ पे कंपनी की एक मुश्तरका मोहर इस्तेमाल की जाती है, वही सब्स्टिट्यूट होता है साइन का। इसके बाद जनाब जी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं ये क्या होती हैं? कोऑपरेशन इज एन एक्शन ऑफ पर्सन्स वॉलंटरली एंटाइटल्ड फॉर यूटिलाइजिंग रेसिप्रोकली their own resources of both under mutual management for their common profit and loss, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो माशरे के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको फाइनेंशियली उनके अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बनाई जाती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड फॉर द हेल्प ऑफ पुअर पीपल। इट इज फॉर्म्ड बाय इकोनॉमिकली वीक पर्सन्स ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर जितने वीक पर्सन है फाइनेंशियली उनको हेल्प करने के लिए ये चीज़ बनाई जाती है। इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल मेंबर्स एंजॉय इक्वल राइट्स ऑफ ऑनरशिप। जितने लोग इसके जिनके पास इसकी मेंबरशिप होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके पास इक्वल राइट्स होते हैं, हकूक होते हैं, वो फाइनेंशियली राइट्स अपने एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी कुछ खसूसियात होती हैं जिसकी इजली फॉर्मेशन बनाना आसान होता है। प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, जितने लोग होते हैं सबका उन सब म्यूचुअल प्रोटेक्शन होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है सबकी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कहते हैं दौलत को, ठीक है। इसका इक्वल राइट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है जनाब? कॉम्बिनेशन एसोसिएशन टेम्परेरी और परमानेंट ऑफ 2 और मोर फर्म्स, जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेसेस मिल जाते हैं और एक बड़ा बिजनेस बन जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब लेट्स 2 बिजनेस हैं, ए बिजनेस और बी बिजनेस, दोनों मिलकर एक नई तरह का बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 कंपनी हैं, कंपनी और कंपनी बी जब मिलकर एक काम करती हैं तो उसके नतीजे में कंपनी सी वजूद में आती है, जो कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सेवरल बिजनेसेस कंसर्न एंड अंडरटेकिंग्स यूनिट्स आर कंबाइंड टू कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर फॉर अचीविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देखें ना, हम कहते हैं ना 1 और 11 कि जब लोग आपस में मिल जाते हैं, कंपनीज मिल जाती हैं तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए मिलती हैं आपस में, ठीक है। द कॉम्बिनेशन अमंग द फर्म्स में बी टेम्परेरी और परमानेंट। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये टेम्परेरी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आगे हमारे पास इंपॉर्टेंस है बिजनेस की, ठीक है, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम कारी को। अनदर बेनिफिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड ग्रेटिंग सेक्टर। देखें जी, जो प्रोडक्ट है
हम तक जो आती है ये ऐसे नहीं आ जाती, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। हम जब बाजार में जाते हैं प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं आती, इसके अंदर बहुत से चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर मार्केटिंग का भी रोल होता है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का भी रोल होता है कि जब एक कंपनी से प्रोडक्ट वहाँ से निकली और फिर होलसेल लेवल पे आती है, होलसेल से रिटेल पे आती है, फिर रिटेल से हम एंड कंज्यूमर तक आती है। तो ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है कि जिसके थ्रू ये होता है कि हमारी जो एक प्रॉब्लम होती है गुड को हासिल करने की, चीज़ों को हासिल करने की, वो हल हो जाती है। फीडबैक, एन ऑर्गेनाइजेशन मेक रिस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजन अबाउट अ प्रोडक्शन आफ्टर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट्स। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या करती हैं, जो कि फैसले करती हैं प्रोडक्शन के बारे में आफ्टर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट्स। ठीक है ना, कि मार्केट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास मार्केटिंग के लोग होते हैं जो कि मार्केटिंग रिसर्च करते हैं और फिर उसके मुताबिक कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि जनाब इसकी मार्केट के अंदर इतनी डिमांड है तो आप ये प्रोडक्ट बना दें। तो जो फीडबैक उनको मार्केट की तरफ से मिलता है, ठीक है, कंपनीज उसके ऊपर अमल करते हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का फैसला करती हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट, इट आल्सो गाइड द बिजनेसमैन दैट हाउ ही शुड मीट हिज फाइनेंशियल नीड्स व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर मेकिंग प्रोग्रेस इन बिजनेस। ठीक है, जो फाइनेंस मैनेजमेंट होती है, ठीक है, ये बिजनेसमैन को गाइड करता है कैसे उसको फाइनेंशियल नीड्स को मीट करना चाहिए, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर मेकिंग अ प्रोग्रेस इन बिजनेस। अगर तो उसने बिजनेस के अंदर अपनी प्रोग्रेस करनी है। फेसिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट आल्सो फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये फिक्स हो जाती है। इट इंट्रोड्यूसेस the scheme of internal check in this which chances of errors and frauds are reduced. इसको मिनिमम कॉस्ट, देखिए जो कॉस्ट होती है ये मिनिमम हो जाती है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम कॉस्ट इन द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से फायदा ये होता है क्योंकि देखिए हर तरह का जो बिजनेस है उनकी कोशिश ये होती है कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें। ठीक है, तो बिजनेस की कॉस्ट को मिनिमाइज करना ये भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उनके गोल्स को अटेन करने में हेल्प करता है। मिनिमम वेस्टेज, इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंडिचर इन दिस वे द रेट ऑफ प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड। देखिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिड्यूस करती हैं वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, आजकल कंपनीज ये कोशिश कर रही होती हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से मेथड को अप्लाई करते हुए वो अपना रॉ मटेरियल, अपना जो उनकी जो वेस्टेज होती है कि किस तरीके से वेस्टेज को कम करना है और उधर एक्सपेंडिचर को कम करना है और जो प्रॉफिट की जो रेशियोस को बढ़ाना है। इसके बाद प्रोडक्ट की ग्रोथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रोडक्ट ग्रोथ, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। ठीक है, तो कहता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं प्रोडक्ट की ग्रोथ के अंदर और वो लेबर की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करती हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्विक डिसीजंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक इट इजी टू क्विक डिसीजंस, रिकॉग्निशन प्रॉब्लम्स, रिड्यूसेस द कॉस्ट, सेक्रेटरिएट फंक्शन एंड स्किल सेल्समैन। बहुत आसान से ये पॉइंट्स हैं, एक लाइन के हैं। स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसकी पूछ सकते हैं। जब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर भी दे दूंगा तो आप वहाँ भी रब्ता करके इसकी मजीद वजात ले सकते। सो क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को अपने शॉर्ट से लेक्चर के अंदर समेटूँ। अच्छा, इसके बाद जनाब हमारे पास प्रीक्विजिट्स होती हैं, कुछ ऐसी कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि जो बिजनेस जो है उसको कामयाब बिजनेस बनाया जा सके, ताकि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो सके। सिलेक्शन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इज इट्स सिलेक्शन। सबसे पहले सिलेक्शन होती है। ठीक है, इट वंस अ बिजनेस एस्टैब्लिश, जब एक बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट, तो इसको चेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। वन शुड मेक अ डिक्लाइन, कहता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इन द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। तो इसके अंदर क्या होता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए किसी भी बिजनेस को सिलेक्ट करने के हवाले से। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अ पर्सन शुड प्रिपेयर द फिजिबिलिटी रिपोर्ट अबाउट द बिजनेस टू बी स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी चाहिए इस कारोबार को करने के वाले से। दिस रिपोर्ट विल प्रोवाइड द फैक्ट्स एंड फिगर्स वेदर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट। जो कि ये रिपोर्ट जो होगी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करेगी बिजनेसमैन को, उसको पता चलेगा कि कहाँ पे ये बिजनेस उसका प्रॉफिटेबल और कहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है। इसकी बात नेचर ऑफ बिजनेस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। जो कारोबार होता है वो बहुत मुख्तलिफ तरह के काम करता है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ट्रेडिंग होती है, सर्विसेज होती हैं। बिजनेसमैन शुड डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस ही वुड लाइक टू स्टार्ट, कि कौन सा काम उसका वो फैसला करता है कि कौन सा काम उसको करना चाहिए। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, द बिजनेसमैन आल्सो कीप इन द व्यू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच ही वांट्स टू सेल। ठीक है, जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अपने माइंड के अंदर डिमांड रखता है किसी भी प्रोडक्ट की जो वो बेचना चाहता है। इफ द डिमांड इज रियलिस्टिक द चांसेस ऑफ सक्सेस आर ब्राइट। ठीक है, देखिए जी, जब उसकी जो डिमांड होती है उसकी प्रोडक्ट की जब ये ज़्यादा होती है तो उसकी जो सक्सेस की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इरेगुलर, सीजनल और अनसर्टेन। ठीक है, कहते हैं जब उसकी प्रोडक्ट डिमांड समटाइम ऐसी है कि जो एक रेगुलर बेसिस पे नहीं है, सीजनल है
ठीक है, सीजन आता है तो डिमांड होती है, सीजन जब नहीं होता तो डिमांड नहीं होती, अनसर्टेन है, कुछ ऐसे मतलब कि गैर यकीन हालात हैं, ठीक है, मतलब कभी तो होगी तो कभी डिमांड उसकी नहीं होगी, तो सच बिजनेसेस शुड नॉट बी स्टार्टेड। तो इस तरह के जो बिजनेस हैं वो स्टार्ट नहीं करने चाहिए। साइज ऑफ द बिजनेस, द साइज ऑफ द बिजनेस मींस द स्केल ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब होता है कि बिजनेस का साइज क्या होगा। द साइज ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है कि जो बिजनेस का जो साइज होता है ये डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है उस मार्केट के अंदर और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी कितनी है उस एंटरप्रेन्योर की, उस बिजनेसमैन की। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ द बिजनेस इज द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ अ पर्सन। तो इसकी जो डिटर्मिनेशन होती है बिजनेस के साइज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डिसीजन होता है, फैसला होता है एक शख्स के लिए। एबिलिटी ऑफ कैपिटल, देखें जी जो भी बिजनेस है उसके लिए सरमाया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैपिटल के बगैर कोई भी कारोबार नहीं चल सकता। अब कैपिटल रिक्वायर होता है जी, हमने जब कोई लैंड परचेज करनी है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, बिजनेस के लिए वेजेस देनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो फिर बिजनेसमैन को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे एक कैपिटल जो है वो अरेंज किया जा सकता है। बिजनेस लोकेशन, देखें जी जो लोकेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोकेशन तो बहुत एक प्राइम चीज़ होती है किसी भी बिजनेस के लिए कि कहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ही शुड सेलेक्ट दैट प्लेस वेयर रॉ मटेरियल चीप लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल, कि जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से दस्तियाब हो सके, चीप लेबर मुहैया हो सके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हों। ही शुड आल्सो चेक द लोकेशन ऑफ द बिजनेस कंपेटिटर्स, और फिर ऐसी लोकेशन होनी चाहिए कि जहाँ पे वो अपने बिजनेस के कंपेटिटर्स को देख सकता हो। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, द बिजनेसमैन शुड आल्सो केयरफुली कंसिडर द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेसमैन को ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी देखे। अगर उसने कोई कारोबार करना है तो जो गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ पॉलिसीज भी हो सकती हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, तो उसको वो देख लेनी चाहिए। सम एरियाज आर डिक्लेयर्ड एज अ टैक्स फ्री जोन्स एंड सम द पर्टिकुलर बिजनेसेस द लोन इज प्रोवाइडेड विदाउट एनी इंटरेस्ट। देखें कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि टैक्स फ्री जोन्स में आते हैं। ठीक है, कि जहां पर अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके ऊपर 1 रुपए भी टैक्स नहीं होगा, या जो टैक्स होगा वो कम होगा। अच्छा जी, इसके बाद ये होता है कि वो फिर बिजनेसेस जो हैं समटाइम उनको लोन लेने की जरूरत पड़ती है ताकि वो देख सकें कि कहाँ पे जो लोन है वो विदाउट एनी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए। वैसे ये है कि प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन अगर बात की जाए तो कोई भी जो अदारा है वो ऐसे लोन नहीं देता। ठीक है, उसके अंदर उसके जाती जो मफादात होते हैं वो शामिल होते हैं। एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ मशीन, एबिलिटी ऑफ लेबर, 3 तरह के पॉइंट। ठीक है, ऐसे है कि एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की चीज़ों की जो दस्तियाबी है, जो रॉ मटेरियल की दस्तियाबी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने के हवाले से। और इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है कि एट लो कॉस्ट, कम कॉस्ट के ऊपर। कहते सम टाइम ये होता है कि रॉ मटेरियल टू बी इंपॉर्टेंट which may create problems for him. The businessman must keep this factor in mind. उसको ये चाहिए कि अपने माइंड के अंदर इन चीज़ों को देखे। फिर मशीनरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मशीनरी तो सारी प्रोडक्शन के अंदर बहुत इन्वॉल्व होती है, तो उसको मशीनरी की जो दस्तियाबी उसको भी इंश्योर करना चाहिए। फिर लेबर की दस्तियाबी को इंश्योर करना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन्स जो कि उसको भी पर्टिकुलर काम करने के हवाले से उसको चाहिए होता है। इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्विक एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एसेंशियल फॉर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हाई प्रॉफिट रेट। अ बिजनेसमैन मस्ट कीप इन व्यू दिस फैक्टर। वो ट्रांसपोर्टेशन का जो फैक्टर है उसको भी देखे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जो कि लो कॉस्ट की, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन जो एक तो क्विक भी हो और चीप ट्रांसपोर्टेशन हो, और इससे क्या होता है इसके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हाई हो जाते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन मस्ट कीप इन द व्यू दिस फैक्टर। पावर रिसोर्सेज, देयर मस्ट बी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सो बिजनेसमैन शुड कीप इन द व्यू दिस फैक्टर। ठीक है, देखें जी पावर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अब एक कंपनी है वो अगर काम करती है, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, तो वहाँ पे पानी की, ऑयल की, कूल की, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब तक इन पावर रिसोर्सेज की दस्तियाबी नहीं होगी उस वक्त तक बिजनेस किस तरीके से अपना बिजनेस स्ट्रक्चर जब वो खड़ा करेगा बिजनेसमैन, तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें सामने रखना, मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एम्प्लॉयज़, हाँ जी, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को हायर करना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर उनको ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग का मेथड क्या होगा, ये तमाम चीज़ें पहले से डिफाइन होती हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइस किस तरीके से सेट करनी है। ठीक है, बिजनेसमैन मस्ट डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। इन द बिगिनिंग द प्राइस मस्ट बी लो। देखें जब स्टार्ट होता है बिजनेस तो वहाँ पे जो प्राइसेस होती हैं वो लो होनी चाहिए। ही मस्ट कीप इन व्यू दैट वेदर ही विल कवर कॉस्ट ऑफ हिज प्रोडक्ट एंड अदर एक्सपेंसेस विद सच प्राइस। और उसको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी, अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की जो
कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कवर हो रही है। देखें जो प्रॉफिट, जो जब एक बिजनेसमैन प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट कमाना तो बात की बात है, पहले तो चीज़ ये होती है कि वो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, जो उसकी उस प्रोडक्ट की जो लागत है जो कि उस प्रोडक्ट के बनाने के ऊपर आई है, पहले तो वो कॉस्ट कवर होगी। उसके बाद जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो एक्सपेंसेस कवर होंगे, देन फिर हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। इसके बाद बिजनेस के फंक्शंस जो है वो क्या क्या होते हैं। बिजनेस के फंक्शंस, इसको हम जो है मुख्तसर अंदाज के अंदर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सबसे पहले जी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द बिजनेस। एक किसी भी बिजनेस का जो फर्स्ट मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, चीज़ों की, गुड्स की और या सर्विसेज की प्रोडक्शन करना होता है। द प्रोडक्शन मस्ट बी रेगुलर, जब प्रोडक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। द गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस इन सच अ वे दैट ही कैन कहते हैं विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ऐसी चीज़ बनाएं जो कि आपके कंज्यूमर की नीड को पूरा कर सके। सेल्स इन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस। सेल आर टू टाइप्स, सेल दो तरह की होती है, कैश सेल होती है, क्रेडिट सेल। कैश सेल के अंदर ऐसी सेल होती है जो कि कैश की बेसिस पे होती है, और जो क्रेडिट सेल होती है जिसके अंदर हम चीजें उधार के ऊपर सेल आउट करते हैं, उसको हम क्रेडिट सेल कहते हैं। फाइनेंस, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस टू सिक्योर फाइनेंस, कि जो कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फाइनेंस जो होता है, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, ठीक है, फंड्स को रेज करने के हवाले से हमारे पास मेन दो सोर्सेज होते हैं। एक ऑनर्स कैपिटल, एक तो ऑनर्स इक्विटी होती है, ऑनर्स का कैपिटल वो सरमाया जो कि उस बिजनेसमैन का अपना सरमाया होता है। दूसरा हम कहते हैं बोरोड फाइनेंसिंग, बोरोड फंड्स, ऐसे फंड जो कि हम उधार लेते हैं। अब लेट्स से एक बिजनेस शुरू हुआ है, उसके पास उसको फंड्स की जरूरत पड़ गई है, वो बैंक्स की तरफ रुजू कर सकता है, वो दोस्तों से ले सकता है, अपने रिश्तेदारों से ले सकता है, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेसेस की किताबों के अंदर डिफाइन किए गए हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस, देखें जी, टू डू थिंग्स effectively and efficiently is known as management. The function of management are planning, organizing, leading, controlling and staffing. ये 5 एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो कि हर मैनेजर को जो है परफॉर्म करना होती हैं। इसके बाद अच्छा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले प्लानिंग बनाया जाएगा, प्लान ड्राफ्ट बनाया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग, कौन सा काम किस बंदे को कब देना है। लीडिंग का मतलब होता है मोटिवेट करना। कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने के वाले से जो स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं उनको सेट करना, देखना। स्टाफिंग, कि कॉम्पिटेंट लोग हायर करना। इसके बाद द मैनेजमेंट आल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट्स, और जितने लोग उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी मैनेजमेंट की अहम जिम्मेदारी होती है। इनोवेशन, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग। इनोवेशन, देखें चीज़ों के अंदर जिद्दत ले करना, ये क्योंकि दौर हज़र का तकाज़ा है, टेक्निक्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन के अंदर एक बिजनेस जो होता है वो क्या करता है, ये उसको देखना चाहिए कि जो इनोवेशन है वो क्या क्या इक़दाम जो है वो कर सकता है। और बिजनेस की जो सर्वाइवल होती है इस एरा के अंदर, इस दौर के अंदर जो कि कंपटीशन का दौर है, तो यहाँ पे सर्वाइव करने के हवाले से इनोवेशन वेरी एसेंशियल। एंड बिजनेसमैन मस्ट ट्राई टू फाइंड न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज बिजनेस में नॉट सेल प्रेजेंट आउटपुट इन फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर के अंदर बिजनेस के सक्सेस की कुछ चांसेस नहीं है जब तक इनोवेशन के ऊपर फोकस नहीं होगा। अकाउंटिंग, अनदर फंक्शन ऑफ द बिजनेस इज टू मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली। टू रिकॉर्ड द बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड अकाउंटिंग, which proper accounts and owners can know the actual performance of the business and chances of frauds are reduced, ठीक है। अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि वो अपनी बुक कीपिंग के लिए बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के हवाले से होती हैं। मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग जो होती है जी, देखें जब एक प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनती है कंज्यूमर के लिए, ठीक है, हम लोगों के लिए, सार्फिन के लिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फलां ABC कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, तो इसके अंदर मार्केटिंग का रोल होगा। मार्केटिंग इन्वॉल्व द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबल बाय द कंज्यूमर्स एंड द कंडक्ट ऑफ दोस एक्टिविटीज व्हिच फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिटवीन सेलर एंड बायर, ठीक है। इसके अंदर ये मेन 4 फंक्शंस होते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट होती है, और जो प्रोडक्ट होती है वो कंज्यूमर की जो है एक तो उसकी बाइंग पावर के मुताबिक होनी चाहिए। फिर जो प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है वो कस्टमर के जो बाइंग पैटर्न होता है, जो बिहेवियर होता है उसके मुताबिक डिज़ाइन होती है, उसके जेंडर के मुताबिक, उनके एजुकेशन लेवल, मतलब कि जो कंज्यूमर होता है उसके मुताबिक जिसको डिज़ाइन किया जाता है। प्राइस सेट की जाती है, प्लेस के कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, दस्तियाब होगी, कि जहाँ तक कस्टमर की रसाई आसान हो सके। फिर उसकी प्रमोशन होती है, प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है। अब जिस तरीके सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। थ्रू मार्केटिंग गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जहाँ पे चीज़ें मूव की जाती हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस। द फंक्शन इंक्लूड बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, स्टोरेज। द कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्केटिंग 4 P's कहते हैं, राइट। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके बाद जनाब क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है,
ठीक है, किसी भी बिजनेस की सेल को इंक्रीज करने के हवाले से क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि बिजनेस मजीद जो लॉसेज हैं उनको सफ़र ना करे। फिर मोटिवेशन दी जाती है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, फिर रिसर्च की जाती है। बिजनेसेस के अंदर प्रॉपर रिसर्च का पूरा डिपार्टमेंट इवन मौजूद होता है जो कि रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है, ठीक है, जो कि चीज़ की रिसर्च करता है कि किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से न्यू गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाएं। इसके अंदर दो मेथड इस्तेमाल होते हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। इसके बाद पब्लिक रिलेशंस के ऊपर फोकस किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेक फ्रेंडली रिलेशन विद पब्लिक, इन दिस वे सेल्स वॉल्यूम इस इंक्रीज, तो सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, ठीक है जी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका जो कैपिटल होता है वो खुद ही शख्स होता है जो कि प्रोवाइड करता है। इसको डिसोल्यूशन करना, इसको खात्मा करना बहुत आसान हो जाता है। कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है कि अगर एक शख्स है एक दुकान लगा के बैठा हुआ, अगर वो चाहता है कि मैं इस चीज़ को किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो वो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, वो किसी भी वक्त कोई भी एक्शन ले सकता है बिकॉज उसका इख्तियार है, उसका अपना कारोबार है। फॉर्मेशन को बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, किसी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लीगल एंटिटी, उसकी कोई जुदागाना कानूनी हैसियत नहीं होती, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बिकॉज किसी कानून के तहत वजूद में नहीं आता। लीगल रेस्ट्रिक्शन, इसके बाद कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है। कोई भी अगर शख्स है कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। लिमिटेड लाइफ, उसकी लाइफ एक लिमिटेड लाइफ होती है। अगर कोई ऑनर है, सोल ऑनर है, वो फोत हो जाता है, उसकी वफात हो जाती है तो उसका कारोबार साथ ख़त्म हो जाता है। मैनेजमेंट, बिकॉज वो खुद इसको मैनेज कर रहा होता है, ऑनरशिप उसकी अपनी होती है, मलकियत तो उसकी अपनी होती है। प्रॉफिट का जिम्मेदार भी अगर वो प्रॉफिट होता है वो खुद ही इंजॉय करता है, कोई दूसरा बंदे को जो है ना प्रॉफिट शेयर नहीं करता। अगर लॉस हो जाता है तो वो खुद ही बर्दाश्त करता है। साइज़, उसका साइज़ अमूमन समाल होता है, ठीक है। इसके बाद आगे सक्सेस ऑफ द बिजनेस जो होती है ये डिपेंड करती है उसकी जो गुडविल होती है, चीज़ सा के उसके ऊपर डिपेंड करती है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। जो सिक्रेसी होती है जो कारोबार की वो कायम रहती है उसके अपने तक। इसके अंदर जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉन्टैक्ट होता है वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट होता है, दरमियान में कोई पार्टी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। उसके जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसके बाद इजीली फॉर्मेशन को बनाना आसान होता है, इजीली डिसोल्यूशन का खात्मा करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसको ऑनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है, उसका प्रॉफिट वो खुद इंजॉय करता है, उसका कंट्रोल उसकी बिजनेस के ऊपर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह का जो बिजनेस होता है फ्लेक्सिबल होता है, वो उसका स्कोप बढ़ाया भी जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। ऑनेस्ट अपनी काम के साथ ध्यानदार होता है, इंडिपेंडेबल होता है, राइट। और उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है बिकॉज वो खुद काम का उसको पता है कि कारोबार में क्या हो रहा है, लिहाजा वो पर्सनली सेटिस्फाई होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। प्राइम क्रेडिट स्टैंडिंग, ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है, ठीक है, वो पैसे आसानी से बारो कर सकता है मोर इजली बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद क्विक डिसीजन, ठीक है, देखें वो एक ही शख्स है, वो कभी भी वो जब चाहता है, जब वो डिसीजन मेकिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है। अमूमन ये होता है ना कि पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर बंदे की अपनी एक राय होती है, हर बंदा अपना जो है ना वो दे रहा होता है, अपनी राय दे रहा होता है, जिस वजह से जो डिसीजंस होते हैं वो लेट होना शुरू हो जाते हैं। जो कंपेरेटर होता है वो फ़ायदा ले जाता है। इसके बाद पर्सनल इंटरेस्ट, वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबल है, लोन रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट एंड लॉस का। सेविंग इंटरेस्ट एंड बारोड कैपिटल, समटाइम ये होता है कि जो सोल राइटर होता है वो मनी बारो करता है टू इंक्रीज हिज कैपिटल फ्रॉम इट्स रिलेटिव्स विदाउट इंटरेस्ट। इसके बाद सेविंग लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी जो सेविंग्स होती हैं वो मतलब उसको जो है ना, क्योंकि उसकी कोई जुदागाना कानूनी हैसियत नहीं होती, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी फॉर्मेशन के ऊपर, लिहाजा वो इन चीज़ों से सेफ होता है। इसके बाद उसकी जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं। इसकी जो टैक्सेस होती हैं उसकी भी टैक्सेस की वजह से उसकी सेविंग होती है बिकॉज क्योंकि जो टैक्स है वो इनकम के ऊपर इम्पोज होता है, तो जब इसकी इनकम ही कम होगी बिकॉज ये छोटे पैमाने पे काम कर रहा होता है, इसकी मार्केट लिमिटेड है, इसकी कस्टमर लिमिटेड है, लिहाजा इसके ऊपर जो टैक्स होगा वो कम होगा, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा, जितनी कम इनकम होगी उतना कम टैक्स होगा, लिहाजा इसका काम छोटे पैमाने पर होता है, तो ये इसकी जो टैक्स होती है उसकी सेविंग्स होती हैं। सिक्रेसी, ठीक है, इसकी जो सिक्रेसी होती है इसके अपने तक की महदूद रहती है, कोई तीसरे शख्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, देखें एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अगर ये चाहता है तो किसी शख्स को काम पे भी रख सकता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला यहाँ से हल हो सकता है, ठीक है जी। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये होते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि कंटिन्यूटी, अगर इसकी मौत वाक़ हो जाती है तो ये कारोबार उसके साथ ही ख़त्म हो जाता है। चांसेस ऑफ फ्रॉड, इसके अंदर क्योंकि जो प्रॉपर जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन नहीं किया जाता, तो जिस वजह से मे बी अगर ये भी हो सकता है कि उसके जो वर्कर्स हों, जो उसने काम पे कोई बंदा रखा हुआ हो जिसके बाद फ्रॉड कर जाए, कोई एरर्स हो जाएँ या वो शख्स डिसऑनेस्ट हो, तो जिसकी वजह से उनके कारोबार को नुकसान पहुँच सकता है। एक्सपेंशन डिफिकल्टी, क्योंकि उसका कारोबार एक लिमिटेड पैमाने पर होता है, उसके पास फाइनेंस भी लिमिटेड होता है, लिहाजा वो अपने कारोबार
कारोबार को एक्सपेंड नहीं कर सकता। लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज उसका कारोबार छोटे पैमाने पे, उसकी मार्केट भी छोटी है, तो लिहाजा उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसे खर्चे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बियर नहीं कर सकता। लैक ऑफ कैपिटल, वही बात, कैपिटल की कमी होती है। लैक ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, ऑडिट तो होता ही नहीं है इसका, और ना ही गवर्नमेंट उसको ज़्यादा फोर्स करती है कि आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है। लैक ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इनोवेशन होती ही नहीं है बल्कि, ठीक है, क्योंकि देखना एक छोटे पैमाने पे काम है। अब लेट्स से एक बंदा दुकानदार है, उसने क्या इनोवेशन करनी है अपनी दुकान के अंदर। इसके बाद लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का इत्तेमाद होता है वो कम होता है, बिकॉज उसकी कोई ऑडिट नहीं हो रहा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं लेकिन उसका ऑडिट नहीं हो रहा, तो जिस वजह से जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लैक करता है। लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन, बिकॉज उसके पास जो चीज़ें होती हैं वो एक लिमिटेड उसके पास स्किल होती है, उसका बहुत ज़्यादा स्किल नहीं होती कि अपने कारोबार को उस लेवल पे मैनेज करने के काबिल हो। उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद उसका हेल्थ ख़राब होगी, उसकी बिजनेसेस जो होंगे वो अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकता। नॉट ड्यूरेबल, उसका जो बिजनेस होता है वो लंबे अरसे तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी जो परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है ये भी जो वो भी नहीं होती। लैक ऑफ केयरलेसनेस ड्राइंग्स, ठीक है, क्योंकि वो उसका अकेला बॉस होता है तो उसने किसी को जवाब दे नहीं है वो किसी को भी, ठीक है, तो जो फैसला करता है, जो एक्शन वो परफॉर्म करता है, ठीक है, वो खुद ही उसका जिम्मेदार है, वो खुद ही करता है, तो वो बहुत ही एक केयरलेस तरीके से काम करता है, ओके। इसके बाद रिस्क ऑफ लॉस, उसके अंदर क्या होता है कि जो लॉस होता है इसका रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी, बिकॉज सारे काम उसने खुद नहीं करने हैं, कस्टमर को रिटेन भी खुद ही करना है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग खुद करनी है, सारे काम मैनेज खुद करने हैं, तो उसकी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो लामहदूद होती हैं, ठीक है जी। इसका जो कंक्लूजन है वो तमाम वही चीज़ें जो हमने ऊपर सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, इसका कंक्लूजन है, इसका सारा खुलासा है, ठीक है। आज ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जनाब ये पार्टनरशिप के हवाले से बात करते हैं। पार्टनरशिप के हवाले से ये है, इसके अंदर जो मेन एक नई चीज़ है, इन ऑर्डिनरी बिजनेस द मेंबर ऑफ पार्टनर शुड नॉट बी एक्सीड 20, कि 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस इट मस्ट नॉट एक्सीड 10, ठीक है, और ये 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, राइट। इसके बाद आगे पार्टनरशिप के अंदर जो इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के तहत, अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, रिकमेंड ये किया जाता है कि रिटर्न होना चाहिए। ऑडिट, अगर तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है ये रजिस्टर्ड हो भी सकता है और नहीं भी रजिस्टर्ड हो सकता है। अगर तो वो रजिस्टर्ड है तो उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऑडिट करवाएगा। अगर तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, पार्टनरशिप इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो फिर कहता है बिकॉज वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। जब कानूनी हैसियत नहीं है तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ऑडिट करवाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एजेंट के अंदर जनाब हर पार्टनर दूसरी पार्टनर का एजेंट होता है, राइट। बिजनेस, इसका जो बिजनेस होता है इसके अंदर ये होता है कि प्रॉफिट और लॉस होता है वो इस तरह का जो बिजनेस जो होता है इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस जो है वो, ठीक है जी। जो इसकी बात करता है कि इट मस्ट नॉट इंक्लूड क्लब और द चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सेटअप फॉर वेलफेयर। देखिए जी, इस बिजनेस के अंदर तो वेलफेयर ट्रस्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि जिसके अंदर जो है ये वेलफेयर का काम हो रहा है तो वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस हर वो एक्टिविटी बिजनेस होगी जिसके अंदर प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा। फिर जनाब कॉपरेशन की स्पिरिट होती है, तमाम जो लोग होते हैं आपस में वो क्या करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। फिर रेजोल्यूशन, इसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो भी वो इस तरीके से होगी कि अगर कोई पार्टनर छोड़ जाता है, इसकी मौत वाक़ हो जाती है, या वो जो है ना ये डिक्लेयर हो जाता है, जो अदालत है उसको जो कह देती है कि ये बंदा जो है ये बैंकरप्ट है, ये दिवालिया है, पार्टनरशिप होती है वो ख़त्म हो जाती है। लीगल एंटिटी, उसकी जो दगाना कानूनी हैसियत नहीं होती है, अगर तो रजिस्टर्ड नहीं है तो। इसके बाद जो मैनेजमेंट होती है, तमाम तरह लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, मस्ट नॉट एक्सीड 20, ठीक है। और बैंकिंग बिजनेस में जो है ना 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932। पेमेंट ऑफ टैक्स जो होता है वो देना पड़ता है, ठीक है, इंडिविजुअली भी होता है, ठीक है, या हम इसको जो है ना पर्सनल टैक्स भी बोल सकते हैं कि हर पार्टनर जो टैक्स पे करता है। प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एज पर एग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन जो होती है, अगर तो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का तरीका यह है कि वो रजिस्टर्ड हो जाए। इसके बाद इसका जो रिलेशनशिप इसका ये होता है जी कि या तो तमाम लोग काम करते हैं या एक बंदा सबके बिहाफ पे काम करता है। शेयर इन कैपिटल, हर पार्टनर जो होता है वो अपना कैपिटल शेयर करता है, इन्वेस्ट करता है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, इसके ट्रांसफ़र किए, कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो विदाउट एनी कंसेंट, तमाम पार्टनर्स की मर्ज़ी के बगैर अपने शेयर्स, अपने जो राइट्स हैं किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आगे हमारे पास जो टॉपिक है एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ये भी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। फिर अगर आपको कोई चीज़ समझ आई तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। इसकी कुछ फ़वाइद हैं पार्टनरशिप के हवाले से, ठीक है जी। तो आज हमारा लेसन ख़त्म हुआ। तो मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई ऐसी कन्फ्यूजन हुई, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा।
अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।